ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, मगर आपको बावर करवा दूँ कि दुनिया बहुत वसी है। आप सिर्फ कदम बढ़ाने का हौसला करें, रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। इस घर में आकिब के सिवा सब पत्थर रहते हैं। आप समझ रही हैं कि सबकी खिदमतें करके, ग़ुलामी करके उनके दिल मोम कर लेंगी, तो आप ऐसा ता क़यामत नहीं कर पाएंगी। आपकी खिदमतें, नवाजिशें और मेहरबानियाँ ये लोग वसूल तो करते रहेंगे अपना हक समझकर। आपको देने के लिए ताने, गालियाँ, नफ़रत और हकारत के जज्बे ही रहेंगे इनके पास। वो कहकर वहाँ से निकल गया। उसके अंदाज में राबिका के लिए हमदर्दी थी। रशीदा के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। वो बेखबर सो रही थी। राबिका की आंखों से नींद गायब थी, बावजूद कोशिश के वो सो नहीं पा रही थी। ऐसा तब से हो रहा था जब से उमर की बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी और दिलचस्पी उसने महसूस की थी। वो सब कुछ भुलाई ज़िंदगी गुजार रही थी। अपनी अना, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स सबको फरामोश किए उनकी खिदमत को ही मकसद बनाया था उसने। उमर जो उसे खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के सबक पढ़ा रहा था, एहसासात जगा रहा था, उन एहसासात से वो आशना थी। मगर यहाँ वो किससे अना बरतती, किसको खुददारी दिखाती? उसके पास घर था ना अपने लोग, दरख्त से गिरे बरगे आवारा की मानिद ज़िंदगी थी उसकी। यहाँ रहकर वो खुद को फिर भी महफूज समझती थी, वरना चचा के इंतकाल के बाद उनके बेटों की आंखों में फैली हवस ने उसे उस जगह ठहरने का मशवरा दिया। गो के यहाँ फरहा बेगम और निमरा की लहू लहू कर देने वाली बातों से वो घायल हो जाती, वरना चचा के इंतकाल के बाद उनके बेटों की आंखों में फैली हवस ने उसे इसी जगह ठहरने का मशवरा दिया। गो के यहाँ फरहा बेगम और निमरा की लहू लहू कर देने वाली बातों से वो घायल हो जाती थी, मगर अपनी नामूस की हिफाजत के लिए उसे ये सब बुरा नहीं लगता था। इस खौफ से कि वो उसे निकाल बाहर ना करें, वो मशीन बन गई थी। सुबह से रात गए तक काम काम, सिर्फ काम, और फिर अपने कमरे में आकर ऐसी बेखबर सोती कि सुबह ही उसकी खबर निकलती। अलबत्ता बड़ी नंद समरा के शोहर आतिफ की निगाहों में भी उसे चचा के बेटों की आंखों में आने वाली हवस नज़र आती थी, और उसकी मौजूदगी में वो एहतियात से रहती थी। और अब एक नई मुसीबत उमर के रूप में उसके लिए मसला बनी हुई थी। वो उससे जितना छुपना चाहती, बचना चाहती, वो उस तक पहुंच जाया करता था। दरअसल उसे आकिब के दोस्त होने और फिर फरहा बेगम के मुमकिना दामाद होने का शर्फ जो हासिल था, इसलिए उसको ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद और रियायत हासिल थी, जिससे वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था। निमरा में उसकी दिलचस्पी राबिका की आंखों से ओझल ना थी। अक्सर वो दोनों को बात करते, बाहर आते जाते देखती थी। पहले वो खुश थी कि उमर जैसा शख्स निमरा की लाइफ में आ गया है, वो सुधर जाएगी। निमरा बैक वक्त कई लड़कों से दोस्ती निभा रही थी और उसे डर था कि वो गलत कदम ना उठा ले। आकिब अचानक कंधों पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों के बोझ में दब कर रह गया था। फरहा बेगम को निमरा पर हद से ज़्यादा एतमाद था। दुनिया की माओं को बेटियों की अच्छी तरबियत, पर्दे की पाबंदी, कदम कदम पर निगरानी करने का दर्स देने वाली फरहा बेगम की अपनी बेटी की किसी बात पर निगरानी ना थी। वो नमाज नहीं पढ़ती थी तो जवाब था, उमर पढ़ी है, पढ़ लेगी। पर्दे के लिए इरशाद था कि ज़ाहिरी पर्दे से ज़्यादा निगाहों का हिजाब ज़रूरी है। ऐसे मनगढ़ंत जवाब उनके पास मौजूद थे, जिससे निमरा भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। उमर के आने के बाद उसकी बैरूनी सरगर्मियाँ कम हो गई थीं। वो उमर को पसंद करने लगी थी। फरहा बेगम का रुझान और मकसद भी राबिका समझ गई थी और खुश थी कि अच्छे अखलाक, खूबसूरत और आला हैसियत का हामिल उमर इस घर का दामाद बनेगा। आतिफ से वो हर लिहाज से बेहतर था, मगर उसके लिए वो वैसा ही मर्द था। आतिफ और चचा के बेटों की तरह फ़र्क उनके दरमियान ये था कि वो अपनी हवसनाक निगाहों के ज़रिए अपना आप जाहिर कर देते थे, और उमर शराफत और हमदर्दी का जाल बिछाकर उसका शिकार करना चाहता था, जो किसी तरह मुमकिन ना था। मेज़ पर वो सब नाश्ते में मसरूफ़ थे। मन उमर गोया हुआ, आंटी आप बहुत नाइस, बेहद ग्रेट हैं। मैंने किसी औरत को आप जैसा फराख दिल और नरम तबीयत का नहीं देखा। उमर के लहजे में सताइश और अकीदत थी। अभी तुमने यार ममा की स्पेशल क्वालिटीज देखी कहाँ है? आकिब के लब वाह होते देखकर इन माँ बेटी के चेहरों पर इस तरह फैल गया कि वो कब क्या कह दे। कीप क्वाइट यार, मुझे आंटी से एक सीरियस मैटर पर डिस्कस करना है। हाँ हाँ कहो बेटा, ऐसी क्या बात है? वो कप साइड पर रखकर तजस्सुस से गोया हुई।
आंटी इतनी अच्छी हैं आप कि आपकी तारीफ सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मेरे दिल में बड़ी अकीदत है आपके लिए, मगर आप खुद इतने नेक फर्माबरदार और होनहार हैं। मैं समझती हूँ कि आपके रूप में अल्लाह ने मुझे मेरा साकिब लौटा दिया है। मुझे बड़ी राहत महसूस होती है आपके यहाँ आने से। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ताल्लुक़ कभी मुनक़ता ना करें। वो स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए मसरूर लहजे में कह रही थी। निम्रा के लबों पर बड़ी तमानियत आमेज़ मुस्कुराहट उभर आई थी, जबकि आकिब चुप रहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा बनकर रहूँ। उमर, आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे, वो करें। निम्रा ने उसकी जानिब मक्खन लगे स्लाइस बढ़ाते हुए कहा। उमर, आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे, वो करें। निम्रा ने उसकी जानिब मक्खन लगे स्लाइस बढ़ाते हुए कहा। ये है तो पर्सनल अफेयर आपका, शायद मुझे इसमें बोलना भी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे आपकी प्रेस्टेज का ख्याल ना होता तो मैं इग्नोर कर देता, मगर नहीं चाहता आप जैसी नाइस लेडी के मुतालिक कोई गलत फहमी का शिकार होकर रहे। राबिका के हवाले से? राबिका के हवाले से क्या मतलब बेटा? वो पूरी तरह मुतवज्जो हुई। आप जानती हैं, मैं जानता हूँ और घर के तमाम लोग जानते हैं राबिका के गुरेज और तन्हाई पसंदी को, मगर लोग समझेंगे आपने उन्हें दबाव में रखा है। रिवायती सासों की तरह बेहिस और जालमाना रवैया है आपका। वो बहुत चालाकी से उन्हें अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा था। नहीं, ऐसी भला क्या बात हो सकती है? मैंने राबिका को सीने से लगा कर रखा हुआ है, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। वो अपनी मर्ज़ी से खाती है, अपनी मर्ज़ी से पहनती है और अपनी मर्ज़ी से रहती है। मैं भला क्यों उस पर जुल्म करूँगी? वो मेरी बहू है, बेवा है। गैरों की बेवा बहुओं पर मैं खर्च करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। बेवाओं से मोहब्बत करना, उनकी दिलजोई और ख्याल करना, जीने का हौसला देना, किस कदर सवाब कमाने के ज़रिए हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उनके अंदर की मुनाफ़कत बेरब्तगी से बाहर निकल रही थी। उनकी घबराई हुई निगाहें आकिब की जानिब भी उठ रही थी, जो सर झुकाए खाने में मसरूफ़ था। जिस तरह मम्मा ने भाभी को रखा हुआ है, इस तरह कोई सास नहीं रखती। निम्रा ने भी पुरफरेब मुस्कुराहट की बिजली गिराते हुए कहा। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आकिब से ज़्यादा बर्दाश्त ना हो सका इससे। मैं यही चाहता हूँ, इतनी अच्छी बात, ऐसा काबिल फ़ख्र अमल क्यों लोगों से पोशीदा रहे। ऐसे नेक और आला जज्बे को सबकी पजीराई मिलनी चाहिए। ऐसे काबिल सताइश और मुनफरिद काम बेधड़क करने चाहिए ताकि लोगों के लिए काबिल तकलीद हों। लोग आपकी फराख दिली और नेक नियति के गुण गाएं। उमर पुरजोश अंदाज में बोला। उसकी ताईद आकिब ने की। मगर ये किस तरह मुमकिन है बेटा? राबिका बेटी नहीं मानेंगी, वो बौखला ही गईं। उनको समझाना आपका काम है। वो आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकती। नियत बेखोट और जज्बे सादिक हों तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। बेढब हुलिये बदरंग लिबास वाली, पर्दों के पीछे डरी सहमी रहने वाली राबिका उमर की पुरजोर कोशिशों के बाइस उनके दरमियान आ चुकी थी। उनका डर खौफ अपनी जगह कायम था, मगर लिबास और हुलिये में कदरे बेहतरी आ गई थी। उमर की चिकनी चुपड़ी बातों ने फरहा बेगम को कुछ ज़्यादा ही खुशगुमानी में मुब्तला कर दिया था, या फिर होने वाले दामाद को मुतासिर करने की खातिर वो ये सब करने पर मजबूर थी। राबिका डाइनिंग टेबल पर उनके साथ होती थी। उमर साहब कमाल के इंसान हैं, जो चाहते हैं वो ऐसी होशियारी से मनवाते हैं कि सामने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता और काम हो जाता है। मुलाजमा रशीदा उमर की तारीफ में रत्बुल लिसान रहती थी। इस वक्त भी वो मटर के दाने निकालते हुए राबिका से मुखातिब थी। तेज़ तेज़ हाथ चलाओ, सब्जियां बनानी हैं, कीमा मैं पीस चुकी हूँ, फिर गजरेले के लिए गाजरें भी कद्दूकश करनी है। आतिफ भाई टाइम पर खाना खाने के आदी हैं। वो उसकी बात सुनी अनसुनी करके बोली। ये आतिफ साहब भी जब चाह मुंह उठाकर आ जाते हैं, फिर हर वक्त खाना खाना और सिर्फ खाना। फिर हैरतनाक बात है कि इतना खाकर भी सूखे सड़े हैं। रशीदा, ज़ुबान को काबू में रखो, अगर किसी ने सुन लिया तो जानती हो ना क्या होगा। वो उसे देखते हुए फहमाइशी लहजे में गोया हुई। अरे कोई नहीं सुनता, किसे फुर्सत है किचन में आने की? निम्रा बीबी सारा दिन कंप्यूटर के आगे खटपट करती रहती हैं, या फिर उमर साहब के आने से पहले घंटों आईने के सामने बैठकर नामालूम कौन कौन सी क्रीमें और लोशन लगाती रहती हैं। उमर साहब के आने के बाद उनके आगे पीछे ही रहती हैं या उनके साथ बाहर चली जाती हैं। बेगम साहिबा को अपनी मुल्लानीपन से फुर्सत नहीं मिलती। रशीदा
اس کے मुल्लानी कहने पर राबिका ने तंबीह की। मैं सही कह रही हूँ जी, मेरा बड़ा दिल खट्टा हुआ इन लोगों को करीब से देखकर। कल तक मेरे दिल में इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी कदर थी। इनसे ही सुनकर मैंने नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान पाबंदी से पढ़ने लगी। अपनों गैरों से अच्छा सलूक और मोहब्बत इनके वाज और दर्स की महफिलों से सीखा। यहाँ आने से कबल मेरे लिए यह आसमान पर चमकते चांद की तरह खूबसूरत और रोशन थी। यहाँ आकर महसूस हुआ चांद हमसे बुलंदी पर ही रहे तो बेहतर है, वरना करीब जाकर महसूस होता है कि उसकी खूबसूरती और चमक दमक धोखा है। वो खुद अंधेरों और बदसूरती की मिसाल है। मटर के छिलकों को शॉपर में डालते हुए वो कह रही थी। राबिका महज उसे देख कर रह गई। कौन क्या है और क्या नहीं, ये मुहासबा करने वाले हम कौन होते हैं? हम अपने ईमान और आमाल का मुहासबा करते रहें, यही बेहतर है। आपकी बात ठीक है जी, मगर मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग दीन की सरपरस्ती और रहनुमाई का बेड़ा उठाते हैं, उनकी आदत व किरदार, मिजाज और अखलाक ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो लोगों के सामने बनाकर पेश करते हैं अपने आप को। ओहो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, कहाँ से सीखी? वो कीमे के कोफ्ते बनाते हुए मुस्कुरा कर बोली। बस जी, ऐसे लोगों ने ही सिखा दी हैं। मेरी दादी कहती हैं नीम हकीम खतरा जान, और मैं सोचती हूँ नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर दर्स देने वाले खुद अमल नहीं करेंगे तो मुझ जैसे लोग ऐसी महफिलों में जाना और अमल करना ही छोड़ देंगे, घर बैठकर नमाज पढ़ेंगे और कुरान पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है रशीदा, मगर ऐसी पाकीज़ा महफिलों में पूरे खलूस और अमल करने की नीयत से शिरकत करनी चाहिए कि दिल पर लगे जंग को धोने का यही ज़रिया बनती हैं। उसने रशीदा की बददिली दूर करने की कोशिश की। राबिका प्लीज़, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उमर तेज़ी से उसके रास्ते में हाइल होकर संजीदगी से बोला। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे मेरे नाम से मत पुकारा करें। फिर किस तरह पुकारूं? वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है पुकारने की, वो सख्त अंदाज में गोया हुई। आप इतनी बेजार, इतनी खफा क्यों रहती हैं मुझसे? क्या वजह है? फालतू बातों को छोड़ें और काम की बात करें। राबिका के सर्द मोहर अंदाज ने उमर के आसाब ही झंझोड़ डाले, मगर वो ज़ब्त से बोला, यहाँ खड़े खड़े अच्छा नहीं लग रहा, लॉन में चलकर बात करते हैं। सॉरी मिस्टर उमर, मैं इस घर की बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ। मेरे कुछ उसूल और हुदूद हैं जिनकी पासदारी मेरी बका है। उसका लहजा तंजिया था। माइंड इट राबिका, आप इस घर में सिर्फ एक रोबोट की हैसियत रखती हैं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ काम करना है, अपनी इज्जत नफ्स और अना खुददारी को भुलाकर गुलामी करना है, खिदमत करना है और करते रहना है। ये सोच कर के आपको यहाँ हमेशा के लिए ठिकाना मिल जाएगा, जो नामुमकिन है। निमरा समरा आपको कुछ नहीं समझती। आंटी के ख्याल में आप साकिब की मौत का सबब हैं। वो कभी भी आपको यहाँ से किसी भी वक्त निकाल सकती हैं। फिर आकिब की बीवी आ जाएगी तो आप खामोश हो जाएं। मुझे आपकी बकवास से कोई सरोकार नहीं है। वो कहकर रुकी नहीं, सीधी चली गई। उमर गहरी सांस लेकर अपने कमरे में आ गया। वो शदीद गुस्से के मारे झुंझलाहट से बढ़ रही थी। जब आगे बढ़ते कदम उसके रुक गए और यकदम दोहराने वाले खौफ से आगे बढ़ सकी न पीछे हट सकी। रुक क्यों गई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। गैलरी के इख्तिताम पर साइड पर वो खड़ा राबिका को देखकर आहिस्तगी से बोला। क्यों? उसकी बेहिजाब आंखों, मकरूह मुस्कुराहट से उसे खौफ आता था। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बहुत सोचता हूँ तुम्हारे मुताल्लिक। बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। ये कम उम्री, फूल सी जवानी, सुहाग का एक लम्हा नहीं गुजारा तुमने और बेवगी की चादर ओढ़ ली। नफ्स की गलाजत हवस बनकर वजूद पर छा जाए तो शाइस्तगी और पाकीज़गी लहजे से मिट जाती है और हैवानी जिबिलत आया हो जाती है। आतिफ की आमद से वो यूं भी घबराती थी। अक्खड़ मिजाज, तुंद खो, वो दामादों की उस सिंफ में से था जो ससुराल को अपनी ठोकर में रखते हैं, फिर हुक्मरानी भी वहीं करते हैं। वो भी यहाँ किसी से सीधे मुंह बात करने का रवादार ना था। सबको अपनी खुशामद और मदारत में लगे देखकर उसकी खुद पसंदी और खुद परस्ती को तस्कीन मिलती थी। अलबत्ता राबिका को वह दानिस्ता नज़रअंदाज करता। रुक क्यों गई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। गैलरी के इख्तिताम पर साइड में वो खड़ा राबिका को देखकर आहिस्तगी से बोला और फिर मौका की ताक में ही रहता था वो कि किसी तरह उस पर काबू पा ले। राबिका उसकी नीयत भांप गई थी। वो पहले ही बेहद एहतियात करती।
आतिफ के बुरे इरादे जानकर वो और ज़्यादा मोहतात हो गई थी, मगर ये उसका घर ना था, ना लोग अपने थे जहाँ वो मदद मांग सकती या ख़ुद को पूरी तरह महफूज रख सकती। अभी पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे आगे, किस तरह गुजारोगी? तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम घर में महफूज हो ना घर से बाहर। यहाँ आकिब है, उसकी निगाहें पहले ही मुझे अच्छी महसूस नहीं होती, और अब उसका वो दोस्त आया हुआ है, वो उमर, आकिब से भी ज़्यादा लफंगा लग रहा है मुझे तो। और मुझे फ़ील हो रहा है कि वो दोनों तुम्हारी आतिफ भाई, आकिब मुझे बहनों की तरह अजीज़ रखता है, और उमर की भी जुर्रत नहीं हो सकती मुझे बुरी निगाहों से देखने की। मेरी फ़िक्र करना आप छोड़ दीजिए। आकिब पर लगाए गए ऐसे रकीक इल्ज़ाम से उसे तैश आ गया। तुम क्या जानो प्रीटी गर्ल, मर्द कब रिश्ते बदल ले, इरादे बदल ले। इसीलिए कहता हूँ कि मेरी बात मान लो, शादी कर लो मुझसे। बहुत दौलत है मेरे पास, ऐश करोगी ऐश। वो करीब आते हुए बोला। मेरा जवाब कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और हमेशा नहीं होगा। उसका जवाब सुनकर आतिफ के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात उभर रहे थे, और कबल इसके कि वो कोई पेशकदमी करता, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आ रहा हो। वो बौखला कर वापस पलट गया था और वो लकदक खड़ी रही। मियाऊं, बिल्ली भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी और वो अपने कांपते वजूद को घसीटती हुई कमरे में आ गई। दरवाज़ा लॉक करके फर्श पर ही बैठ गई। उसकी आहों और सिसकियों से दरो दीवार लरजने लगे। उमर को फर्म की जानिब से मिलने वाला बंगला फुल फर्निश्ड था। वो आज वहाँ शिफ्ट हो रहा था। इसी खुशी में उसने सबको पार्टी दी थी। फरहा बेगम ड्राइवर के हमरा जा चुकी थी। निमरा दोपहर से ही पार्लर गई हुई थी। आकिब वहीं से उसे पिक करने का वादा कर चुका था। फरहा बेगम रशीदा को भी साथ ले गई थी। वो घर में तन्हा थी। काम से फारिग होकर अपने लिए चाय का मग लिए लाउंज में आकर बैठ गई। वो रात को उसके पास आया और कह रहा था, कहा सुना माफ, मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से। खिलाफे मामूल उसकी आंखों में शोखी की जगह उदासी और लहजे में बेहद संजीदगी थी। आप यकीनन मेरे जाने पर 1000 नहीं तो 100 नफल शुक्राने के ज़रूर पढ़ेंगी। वो उसे बेनियाजी से बर्तन धोते देखकर फिर बोला था, मुझे आपके रहने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मसरूफ़ अंदाज में गोया हुई। उसका रोशन चेहरा लम्हे भर को तारीक सा हो गया। दिल के अंदर तड़पती आरजू में मजीद शिद्दत आ गई। वो बोझल निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। सियाह और सफ़ेद प्रिंटेड सूट में वो लापरवाह हुस्न, सलूक, सादगी और इसार का पैकर। नामालूम कब वो डरी सहमी, बेतमाद, खामोश खामोश रहने वाली, हसरत और यास में लिपटी लड़की उसकी ख्वाहिश बन बैठी थी। दिल उसकी आरजू में बेकल रहने लगा था और वो उसके जज्बों से यकसर बेखबर, उसके वजूद से खाइफ और बेगाना थी। जी मुझे एहसास है आपको अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशों की कोई परवाह नहीं, तो भला किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। खुद से इंतकाम लेता मैं किसी को फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ, कल आप आएंगी ना? प्लीज़, मैं इंतज़ार करूँगा। आपके आने से मेरी खुशियों को हयात मिल जाएगी। मैं आंटी से स्पेशली आपकी जी बेहद शुक्रिया। आपकी इनायतों और नवाजिशों को मैं पहले ही भुगत रही हूँ। मज़ीद किसी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाती। उसका दो टोक अंदाज उमर के तमाम हौसले पस्त कर गया, मगर फिर भी वो जाते जाते बोला, मैं आपका शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। उमर ख़ान, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को जो अपनी दौलत और वजाहत के नशे में डबल गेम खेलने, डबल क्रॉस करने के आदी होते हैं। मोहब्बत और फ्लर्ट साथ साथ करते हो, जैसे आतिफ जो बीवी पर किसी परवाने की तरह फ़िदा रहता है और छुपकर भंवरे की तरह मुझ पर भी निसार होने की कोशिश करता है, शादी की ख्वाहिश रखता है, या फिर दौलत की चमक से मेरी आंखें अंधी करके अपने नाजायज़ मुतालबे मनवाना चाहता है। उसकी नापाक दस्तरस से बचने के लिए बड़ी कठिन जिदोजहद करनी पड़ी है मुझे। दूसरे तुम हो उमर ख़ान। तुम्हारी हरकतों, सकनात, नज़रें और गुफ्तगू आतिफ जैसे तो नहीं हैं, मगर इरादे तो वही हैं। निमरा के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मुझसे छुपी तो नहीं। फिर मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम उसके बन जाओ, मगर तुम क्या चाहते हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तन्हा और बेवा औरत तुम जैसे मर्दों के लिए बेनाम ज़मीन की तरह होती है, जिस पर तुम जैसे बदकिरदार और नफ्स परस्त लोग गासिबाना कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोफे की बैक से सर टिकाए वो सोच रही थी। खिड़कियों से आती तेज़ हवा उसे अच्छी लग रही थी।
بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں اور وہ چند گھنٹے اس طرح آزادی سے انجوائے کرے۔ آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اس پر وہی الگ تھلگ رہنے اور بچا کچا کھانے کی پابندی عائد تھی۔ وہ پابندی میں خوش تھی۔ میز پر عاقب، عمر اور اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی نمرا فرحہ بیگم بھی زبردستی اسے کھانے پر مجبور کر، اور ان کے میٹھے لہجوں کی کڑواہٹ، آنکھوں کی تحقیر کھانا بد مزہ کر دیتی۔ موقع ملتے ہی وہ تانے دینا، مغلظات بکنا شروع کر دیتی تھی دونوں۔ آج دال روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرغ مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، سوئی 11 کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کے یہاں تو پارٹی ہے۔ اس وقت عمر کا آنا اور اس کے بگڑے تیور اسے بوکھلا گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے، آپ نہیں آئیں۔ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، میں کہیں نہیں جاتی، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ رابکہ، آپ کیوں خود کو سزا دیتی رہیں گی اور کب تک؟ وہ آہستگی سے بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نمرا کی فکر کریں۔ نمرا کی فکر؟ کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ازحد متعجب ہوا۔ بہت خوب، مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے صاف صاف بات کریں، کہنا کیا چاہتی ہیں؟ الجھنیں اور شکنیں اس کی فراخ پیشانی پر پھیلنے لگی تھی۔ آپ نمرا میں انٹرسٹیڈ ہیں، اس کی خاطر ہی یہاں رہ رہے تھے نا؟ واٹ؟ امپاسبل، میں اور نمرا میں انٹرسٹیڈ ہوں گا؟ وہ حیرانگی سے بولا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے پھر بولا، نامعلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئی ہیں۔ عمر خان، دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ اس کی جرأت پر جی جان سے لرز کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نمرا کے لیے آتا ہوں، جبکہ میں آپ کی خاطر خاموش ہو جاؤں اور نکلو یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخی، نہیں، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر ہٹ دھرمی سے گویا ہوا، نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی بات، نکلو یہاں سے۔ پلیز چیخیں مت، میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گئی تو آپ کیا جواب دیں گی اسے میری موجودگی کا؟ جواباً وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی، تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا، بہتر یہی ہوگا آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح یہاں سے چلے جائیں۔ معاف کر دیں مجھے، بے شک میرے نصیب نے مجھے بہت بے توقیر اور ارزاں کر ڈالا ہے۔ کم مائیگی اور ذلت و تحقیر میرا تعارف بن چکی ہے، مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں رابکہ، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا، مجھ پہ اعتماد کریں۔ اعتماد؟ اور آپ پر؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی، ایک ایسے دوغلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو اور اسی گھر کی بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو؟ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابکہ کے لہجے میں بے اعتمادی اور بدظنی کچھ اس طرح کی تھی کہ عمر پہلے تو چند لمحے شاکڈ سا کھڑا رہا، پھر ایک دم ہی وحشت و جنون سرخی بن کر اس کے چہرے پر چھاتا چلا گیا۔